नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग आपका फिर से स्वागत करता है स्केरी वेल में। आज हम प्रकाश कोइराला जी के साथ और प्रकाश कोइराला जी के फैमिली के साथ बहुत पहले घटना घट चुका था एक, उसी घटना को आज हम प्रकाश कोइराला जी के शब्दों से जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रकाश कोइराला जी की कहानी को। मेरा नाम प्रकाश कोइराला है। मैं काठमांडू से हूँ। मैं जब छोटा था तब मेरे साथ एक बहुत ही भयानक और भूतिया घटना घट चुका था। मैं आज वही कहानी कहने के लिए आज मैं स्केरी वेल में आया हूँ। पर इससे पहले कि मैं वो कहानी कहूँ, उससे पहले मैं अपनी माँ के साथ और अपने जीजा जी के साथ घटे हुए कुछ घटने को भी मैं पहले प्रस्तुत करने चाहता हूँ। ये कहानी है बहुत पहले की। हमारे घर में एक शीला आंटी आती थी। अचानक से हमारी माँ के साथ बहुत ही वो दोस्ती होने लगी उनकी। मेरी माँ भी उसके साथ बहुत ही घुलने मिलने लगी। वो आंटी हमारे घर में अक्सर आते और हमारे लिए भी मेरा एक दीदी भी है। दीदी भाई दोनों के लिए ही कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आती। वो तो दोनों एकदम बहनों की तरह ही रहने लगे, मेरी माँ और वो आंटी। बहुत ही मिलते थे, कहीं पर जाना हो तो एक दूसरे को ही बुलाते। पर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अचानक उन शीला आंटी का मृत्यु हो गया। ये खबर आते ही मेरी माँ तो काफ़ी शौक में हो गई, क्योंकि 3 दिन या 4 दिन पहले ही उन्होंने शीला आंटी के साथ बात किया था। अब इतने अच्छे सहेली होने के कारण मेरी माँ तो चली गई उनको देखने के लिए। खबर तो रात को ही आ चुका था, पर काफ़ी रात होने के कारण वो घर से नहीं निकल पाए, क्योंकि रास्ते पर बहुत ही बड़ा एक जंगल का रास्ता मिलता था। इस डर से वो नहीं निकल पाए। पर सुबह होते ही वो निकल गई। उनको काफ़ी दुख भी था। वो उसी दुख मन को लेकर वो चलते बन गए। चलते चलते काफ़ी दूर उन्हें एक चौरस्ता मिला। उस चौरस्ते पर सब समय वहाँ पे शीला आंटी बैठी रहती थी। पर शीला आंटी तो अब नहीं रही। पर फिर भी मेरी माँ ने वहाँ पर जब देखा तो वहीं पर कोई एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद कपड़ों पर, सुबह सुबह, और बाल इतने बिखरे थे कि उनके चेहरे को देख पाना नामुमकिन ही था। भले ही मेरी माँ को उनका चेहरा ना दिखा हो, पर शरीर के ढांचे से उन्हें पता चल गया था कि यही शीला आंटी है। पर पता नहीं माँ के साथ क्या हो गया, चलते चलते जैसे ही उन्होंने वो चौरास्ता में उस औरत को देखा, वो सब कुछ भूल गई कि शीला आंटी तो अभी नहीं रही, और वो उसी शीला आंटी के घर में जा रहे हैं उनके लाश को देखने। वो सब कुछ भूल गई। वो कहाँ पर जा रही है, क्यों जा रही है, वो सब कुछ भूल गई। और वो उस चौरस्ता के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो औरत अभी भी सिर झुकाए बैठी हुई थी। तो मेरी माँ ने उन्हें कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि बुनो। शीला आंटी मेरी माँ से कुछ बरस छोटी थी, तो उन्हें वो छोटी बहन की तरह ही व्यवहार करती थी, इसलिए प्यार से उन्हें शीला आंटी को बुनो करके पुकारती थी। तो उन्होंने सोचा कि वो शीला आंटी ही है, और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने पुकारा उन्हें। पर जैसे ही मेरी माँ ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि मानो किसी बर्फ में हाथ रखा हो, बर्फ के जैसा ठंडा और किसी पत्थर की तरह मजबूत। उन्हें तो साफ साफ ये महसूस हो रहा था कि वो तो पत्थर को पकड़ रहे हैं, खुर्रेदार और बहुत ही ठंडा। तभी माँ को अचानक से ये याद आ गया कि उनकी बुनू तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और आसपास वो देखने लगी तो वहाँ पे कोई भी नहीं थी। बस इतना कहते ही
वो औरत के मुंह से बस एक ही आवाज निकला, "हम्म।" ऐसा। तब क्या था, मेरी माँ तो बहुत ही जोर जोर से भागने लगी, उल्टे घर की तरफ ही भाग गई। बाद में जाकर उन्होंने ये सब घटना सभी को कहा। अब मैं जो घटना बोलने जा रहा हूँ वो दरअसल मेरे जीजा जी का है। एक रात मेरे जीजा जी हमारे ही घर आ रहे थे। एक्चुअली वो तो दिन में ही निकल गए थे, पर रास्ते पर कुछ खरीदारी करते और इधर उधर पता नहीं क्या काम था उनका, कुछ काम को निपटाते हुए काफ़ी रात हो चुका था और हम उनके ही इंतज़ार में बैठे थे घर पर। काफ़ी रात भी हो चुका था, तो वो बाइक से आ रहे थे हमारे घर की तरफ। आते आते काफ़ी सुनसान सा एक सड़क मिला उन्हें, काफ़ी सुनसान, पर रोड काफ़ी बड़ा था। उस हाईवे पर तो शायद ही कोई गाड़ी या मोटर बाइक चल रहा होगा। मेरे सिर्फ जीजा जी के बाइक के सिवाय वहाँ पर और कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। दूर ही से उन्हें एक औरत दिखाई दिया जो कि हाथ हिलाते हुए लिफ्ट मांग रही थी, पर मेरे जीजा जी को जल्द से जल्द घर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने इधर उधर देखे बिना ही वो आगे बढ़ते रहे। पर जैसे ही उस औरत के सामने पहुंच गया मेरे जीजा जी, तो वो औरत अचानक से बाइक के सामने आके रोकने के लिए इशारा करने लगी। तो बीच में आ गई वो औरत, तो मेरे जीजा जी को रोकना ही पड़ा। और वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी कि भैया मुझे थोड़ा सा सिंधुपाल चौक तक पहुंचा दो ना, मुझे सिंधुपाल चौक तक पहुंचा दो जल्दी से। मेरा माँ ना बीमार है, उन्हें दवाई खिलाने के लिए भी कोई नहीं है वहाँ पर, मेरा बहुत ही इमरजेंसी है भैया। तो मेरे जिया जी ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ही जल्द से जल्द पहुँचना है, मुझे ऐसे ही बहुत रात हो चुका है, देर हो चुका है। जीजा जी मान नहीं रहे थे, पर वो औरत तो बहुत ही गिड़गिड़ाने लगी जैसे कि अभी रो देगी। तो जीजा जी ने भी सोचा कि मैं जा तो उसी तरफ रहा हूँ, तो थोड़ा सा सिंधुपाल चौक की तरफ घुमा के मैं उन्हें छोड़ ही देता हूँ। तो उन्होंने उनको बिठाया पीछे और चलते बन गए। एक दूसरे को कुछ बातें कहे बिना ही वो लोग चलते रहे। कुछ बात तो हुआ ही नहीं, पर जीजा जी घड़ी घड़ी बाइक के जो आईना रहता है, ग्लास, लुकिंग ग्लास के वहाँ से उन्हें देखते और फिर सामने देखते। बाइक चलाते चलाते तो वो सिंधुपाल चौक तक तो पहुँच गए। सिंधुपाल चौक में पहुँचने के साथ ही उन्होंने कहा कि लो उतरो अब। तो कुछ आवाज़ ही नहीं आया और ना ही वो औरत उतरी। तो उन्होंने जो लुकिंग ग्लास की तरफ फिर से देखा और कहा कि उतरिए। तो लुकिंग ग्लास की तरफ जब देखा तो कोई था ही नहीं वहाँ पर। फिर वो मुड़ के देखा मेरे जीजा जी ने, तो दूर दूर तक वो औरत तो थी ही नहीं। अब रास्ते भी आकर उछल के भाग गई हो तो भी जीजा जी को तो मालूम पड़ना ही चाहिए था। वो तो आके उन्होंने वही कहा कि अगर रास्ते पर अगर उछल के भाग गई हो कोई लड़की तो पता तो चलेगा, क्योंकि बाइक में जो डिसबैलेंस हो जाता है वो तो होता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खैर मेरे जीजा जी को थोड़ा सा डर तो लगने लगा कि वो लड़की कहाँ पे गायब हो गई। तो मेरे जीजा जी को बहुत ही अचंभा सा लगा और थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। उनका शंका अब भूतों की तरफ जाने लगा, उनका ध्यान अब भूत पिशाच की तरफ जाने लगा। उन्हें थोड़ा सा शंका होने लगा कि वो जो औरत मैंने बिठाया था वो कहीं किचकनी तो नहीं थी। मेरे जिया जी हाथ कांपते हुए उन्होंने चाबी को फिर से घुमाया और बाइक से फिर से आगे बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों मेरे जिया जी ने फिर से लुकिंग ग्लास की तरफ देख रहे थे, तो उन्हें दिखाई दिया कि काफ़ी पीछे वो छोड़ गई है उस औरत को, और वो तो हवा में ही तैर रही थी और मेरे जीजा जी के पीछे बहुत ही धीरे धीरे तैरते हुए आ रही थी। मेरे जीजा जी का तो अब क्या था, जितना तेज हो सके वो तो बाइक को स्पीड दौड़ाने लगे
और घड़ी घड़ी लुकिंग ग्लास पर देखते और आगे चलाते हैं, फिर लुकिंग ग्लास पर देखते फिर आगे चलाते कि उस किसकंडे ने उन्हें छोड़ा या नहीं। बार बार लुकिंग ग्लास की तरफ ही ध्यान देते हुए वो बाइक चला रहे थे, तो इसीलिए वो उनका एक्सीडेंट भी हो गया। पर भगवान का शुक्र है कि उन्हें कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। बस क्या था, सुबह होते ही जब वो पहुँचे घर में तो उन्होंने सब कुछ बता दिया हमें। तभी मेरे दीदी ने कहा कि उस रास्ते से तुम आए हैं क्यों? अगर इतना रात भी हो चुका था तो तुम होटल पे ही रह जाते। डांटा भी, पर मेरे जीजाजी को भी क्या मालूम था कि उनके साथ उस रात को इतना भयानक घटना घटेगा। अब मैं जो घटना कहने जा रहा हूँ वो मेरे साथ ही घटा हुआ एक घटना था। ये घटना मैं जब काफ़ी छोटा था उस वक्त का है। मेरा स्कूल का छुट्टी हो चुका था। छुट्टी होने के बाद मैं घर नहीं जाके मैं फुटबॉल ग्राउंड में जाके मैं खेलने लगा। खेलते ही खेलते समय का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा मुझे। तो थोड़ा सा देर भी हो चुका था मुझे, तकरीबन 4 तो बज ही चुके थे, 4 या 4:20 ऐसा कुछ हुआ था समय। समय का अंदाज़ा जैसे ही हुआ मुझे, मैं जल्दी से जल्दी अपने बैग को लिया मैंने और अपने शर्ट पहना और चलता बन गया घर की तरफ। काफ़ी देर हो चुका था। माँ के डांट से भी बचना चाहता था मैं, इसलिए जिस रास्ते से मैं रोज आता था उस रास्ते से ना आकर मैंने शॉर्टकट को चुना। हालांकि उस शॉर्टकट से काफ़ी लोग मुर्दा को ले जाते थे, मौलामी उसी रास्ते से ही जाते थे। पर मुझे क्या था, मुझे तो सिर्फ घर पहुंचना था। उस रास्ते से मैं पहले भी 2 बार जा चुका था, इसलिए मेरे लिए वो रास्ता कोई नई बात नहीं थी। मैं चलते चलते एक हल्के से जंगल को मैंने पार कर लिया। जैसे ही उस जंगल के मैंने पार कर लिया तो पता नहीं ऊपर बहुत ही काले बादल मंडराने लगे और मैं छाता भी नहीं लेके आया था। अब तो और भी मुझे जल्दी पहुंचने का चांस होने लगा क्योंकि मैं भीग जाता। ऐसे तो एक तो देरी हो चुका था और ऊपर से भीगना तो क्या कहूँ। ऊपर बिजली गड़गड़ाने का आवाज़ भी आ रहा था, पर बारिश हुआ नहीं था। देखते ही देखते जैसे दिन में ही रात हो जाए, काला बादल छाने लगा और बहुत ही धीमा धीमा सा आवाज़ आ रहा था बिजली गरजने का। चलते चलते मुझे पता नहीं पीछे से कोई भैया भैया ऐसे कहते हुए मुझे सुनाई दिया। भैया भैया। पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे भला कौन भैया कहेगा। मैं खुद ही बहुत ही छोटा एक बच्चा था। मैं चलता ही रहा, भैया पर भैया वह आवाज़ मुझे छोड़ नहीं रहा था। भैया पीछे से बार बार मुझे भैया कहते हुए पुकार रहा था। भैया काफ़ी दूर आ जाने के बाद भी वो आवाज़ मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो पता नहीं, मुझे लगा कि कोई पीछे है जो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे ही पुकार रहा होगा क्योंकि इतनी देर तक तो वो और किसी को भैया कह के पुकारेगा। तो मैंने मुड़ के देख ही लिया। मुड़ के देखने के साथ साथ जैसे कि मेरा तो रूह ही कांप उठा। एक लड़का था जिसका सर मानो गुब्बारे की तरह फूला हुआ। इतना बड़ा सर मैंने कभी जिंदगी में किसी इंसान का देखा ही नहीं था। उसका शरीर मानो जैसे कि हम बचपन में कोई इंसान जब बनाते थे तो एक गोल शरीर और उसका शरीर जैसे कि कोई माचिस का तीली हो, ठीक वैसा ही मैंने उसका शरीर को भी वैसे ही देखा। इतना पतला, मैंने जीवन में बहुत ही पतले पतले इंसान मैंने देखे थे, पर इतना पतला तो कभी नहीं। मेरा दिमाग सोच में पड़ गया था कि सचमुच ये कोई इंसान ही है या कोई
पेड़, कोई सूखा हुआ पेड़। बस सोच ही रहा था कि वो तो मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया उसने। और उसका दौड़ने का जो तरीका था वो तो काफ़ी डरावना सा था। हम जब दौड़ते हैं तो अलग से ही समझ में आता है, पर वो जो दौड़ रहा था वो तो लग रहा था कि हवा में ही अपना पाँव चला रहा हो। देखते देखते वो मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। मैंने उसके दौड़ते हुए शरीर को देखा था। सर इतना बड़ा होने के कारण भारी हो चुका था, जो दौड़ने समय उसका सर जो था वो शरीर के पीछे लटक रहा था। हाथ तो जैसे मानो किसी पतंग की तरह हो, हवा में ही फिलफिला रहा था। बस क्या था, इतना भयानक डरावना सा उस इंसान कहूँ या भूत कहूँ, वो मेरी तरफ दौड़ा था तो मैं भी सामने की तरफ भागने लगा। भाग रहा था पर घड़ी घड़ी में पीछे भी देख रहा था कि लेकिन उसकी गति को शायद मैं नहीं समझ पाऊँ। मेरी गति उसके सामने कुछ न था। वो देखते ही देखते काफ़ी नज़दीक आ चुका था। मैं मसान घाट तक दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। मैं जैसे ही मसान घाट तक पहुंचा तो मुझे लगा कि अब मैं और दौड़ नहीं सकता। मैं बहुत थक चुका था। मैं बस पीछे देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि वो हवा की गति पर दौड़ता दौड़ता हवा में ही तैरता मेरे सामने आ चुका था। जैसे ही वो मेरे एकदम ही करीब आ चुका था, वो तो मुंह जैसे कि करने लगा मुझको खाने के लिए। जैसे उसने मुंह किया, उसके मुंह के अंदर हजारों दांत मैंने देखे थे। पर भगवान की कृपा से उस समय ऐसा हुआ कुछ कि अचानक से बिजली इतना जोर से गड़गड़ाया कि उसकी रोशनी से मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हो गई। 1 सेकंड के लिए मैंने जब अपने आंखें को बंद किया और मैंने जब खोला तो वो तो जैसे मानो उसका शरीर कोई कपड़ा हो, कपड़े की तरह उसका शरीर नीचे गिर गया और मानो हवा से उसके जो शरीर था वो लहराते लहराते नीचे बागीचे की तरफ चला गया। लेकिन उसका सर जो था ही किए हुआ था। बस उसका सर बहुत ही मोटा, बहुत ही बड़ा था और उसका शरीर जैसे मानो कोई कपड़े का जैसा बेआकार सा। मैं वहीं हिल पर खड़ा वो देखता रहा। वो तो उड़ते उड़ते काफ़ी दूर नेवारी गांव के जंगल में चला गया। तब मैं दौड़ते दौड़ते मैं फिर घर चला गया। घर में जाकर जब मैंने सब कुछ बताया और उस रात मैं सो गया तो सुबह उठते ही मेरा शरीर काफ़ी तपने लगा। मुझे काफ़ी बुखार आने लगा। सुबह होते ही मेरी माँ ने धामी झाकरी को बुला रखा और धामी झाकरी ने जब मुझे झाड़ फूक किया तो उन्होंने कहा कि इसे तो कोई हवा लगा था, किसी भूत के परछाई ने इसे छूने का कोशिश की, पर इसके ऊपर भगवान का साया होने के कारण ये बच गया, नहीं तो इसे तो वो जिंदा ही निकल जाता। ये सुनते ही मेरा शरीर तो काफ़ी कँप गया और मैंने उस झाकरी के बातों को सोचते हुए ये भी याद आ गया कि उस समय अगर वो बिजली ना कड़कता तो क्या होता। वो क्या सचमुच मुझे वहीं पे जिंदा निकल जाता। मैं आज भी ये सोचते हुए काफ़ी मुझे डर लगता है। मेरे जीवन में एकमात्र पर बहुत ही भयानक सा घटना यही घटा था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज की कहानी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।